दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी में लाजपत नगर के सेक्टर नंबर 4 में रहने वाले दिलीप दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे और उनके घर की तीसरी मंजिल पर सुशील पटेल अंजू के साथ पिछले 1 साल से किराए पर रहता था। 9 सितंबर की रात को सुशील की महिला रिश्तेदार अंजू ग्रेटर नोएडा में रहने वाली अपनी एक दोस्त से मिलने चली गई और फिर 10 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे जब वो वापस लौटी तो अंजू ने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और कमरे में बिस्तर पर सुशील खून से लथपथ पड़ा था। सुशील को इस हालत में देखकर अंजू के मुंह से चीख निकल गई। अंजू ने इस घटना की सूचना मकान मालिक दिलीप को दी। दिलीप साहब अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ भागते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां खून से लथपथ सुशील की लाश पड़ी है। दिलीप ने तुरंत अमर कॉलोनी थाने की पुलिस को फोन करके अपने किराएदार सुशील पटेल के कत्ल होने की सूचना दी। हालांकि अमर कॉलोनी थाने एसएचओ आनंद कुमार गुंजन उसी समय साकेत कोर्ट से वापस लौटे थे, लेकिन जैसे ही ड्यूटी अफसर ने उन्हें बताया कि इलाके में दिलीप के घर के अंदर एक कत्ल हो गया है तो इंस्पेक्टर आनंद कुमार उसी समय अपने स्टाफ को साथ लेकर घटनास्थल के लिए निकल गए। इंस्पेक्टर गुंजन ने घड़ी चौकी के इंचार्ज अभिषेक कुमार मिश्रा को भी फोन पर इस हत्या की जानकारी दी और घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि वो इलाका घड़ी चौकी के अंतर्गत ही आता था। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने देखा कि मृतक सुशील पटेल का गला बड़ी ही बेदर्दी के साथ रेता गया था, लेकिन कमरे के अंदर किसी तरह की लूटपाट या मृतक के साथ संघर्ष की कोई निशान नहीं मिले थे और जिससे ये तो साफ हो गया था कि कातिल का इरादा सिर्फ सुशील को मौत के घाट उतारने का था। क्योंकि ये मामला हत्या का था, इसलिए इंस्पेक्टर अनंत ने अपने इलाके के एसपी गोविंद शर्मा और दक्षिण पूर्वी जिले के डीएसपी चिन्मय विशाल को भी वारदात की सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद दोनों आला अधिकारी भी फोरेंसिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाने के साथ ही घटनास्थल की तस्वीर लेने के बाद पुलिस ने सुशील के शव का पंचनामा करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल के पीएम घर में भिजवा दिया। इसके बाद अंजू से पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर आनंद अंजू को अपने साथ लेकर अमर कॉलोनी थाने में आ गए। पूछताछ के दौरान अंजू ने पुलिस को बताया कि सुशील मूल रूप से नेपाल के काठमांडू का रहने वाला है और वो पिछले 15 सालों से दिल्ली में ही रहता था। सुशील पटेल साकेत नगर के एक स्टाइलिश रेस्टोरेंट में चाइनीज कुक का काम करता था। अंजू ने ये भी बताया कि 1 साल से सुशील और अंजू दिलीप साहब के मकान में किराए पर रह रहे थे। अंजू जब सुशील के बारे में बता चुकी तो इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने उससे सवाल किया कि आपका सुशील के साथ क्या रिश्ता था। अंजू पहले तो कुछ देर तक बैठी रही, लेकिन फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इंस्पेक्टर गुंजन ने अंजू से कहा कि अब तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ, तुम कौन हो और सुशील से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई। अंजू ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है। अंजू ने बताया कि उसकी शादी करीब 5 साल पहले दिल्ली के साकेत में रहने वाले दीपू नाम के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद दीपू से उसे बेटी भी हुई, लेकिन जब बेटी 9 महीने की हो गई तो अचानक दीपू और अंजू के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होने लगी। अंजू ने बताया कि दीपू घर के लिए उसे खर्च नहीं देता था और वो जो भी कमाता था उसे वो शराब पीने में उड़ा देता था, इसलिए घर में बहुत आर्थिक तंगी रहने लगी थी और जब अंजू दीपू से खर्चे के बारे में कहती थी तो वो उसे मारता पीटता था और जब काफी समय तक ये सब चलता रहा तो अंजू एक दिन दीपू को छोड़कर अपने मायके चली गई और उसने अपनी छोटी सी बेटी को भी पति के पास ही छोड़ दिया। फिर दीपू कुछ दिन बाद जब अंजू को मनाने के लिए दार्जिलिंग उसके घर गया तो अंजू और उसके परिवार वालों ने दीपू से कह दिया था कि अब अंजू उसके साथ नहीं रह सकती। उसके बाद दीपू अपने घर वापस चला आया और उसके बाद दीपू खुद ही अपनी नन्ही सी बेटी को पालने लगा। इधर अंजू भी साधारण से परिवार की लड़की थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में उसे लगने लगा था कि वो अपने परिवार पर बोझ बनती जा रही है।
हालांकि अंजू दार्जिलिंग में भी कई रेस्टोरेंट में नौकरी कर चुकी थी, इसलिए अंजू काम की तलाश में इस हत्याकांड से 2 साल पहले फिर से दिल्ली आई थी। दिल्ली में कालीपुंग इलाके की कई लड़कियां रहती थी। 1-2 महीने तक तो अंजू अपनी उन्हीं जान पहचान वाली लड़कियों के साथ रहकर काम तलाश करने लगी और इसी दौरान उमा नाम की उसकी एक सहेली ने अंजू को साकेत के एक रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा दी और सुशील पटेल भी उसी रेस्टोरेंट में कुक का काम करता था और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। सुशील उन दिनों साकेत में ही फ्लैट किराए पर लेकर रहता था और जब उसे ये पता चला कि अंजू के पास रहने के लिए कमरा नहीं है तो उसने अंजू से कहा कि वो एक दोस्त के नाते अगर चाहे तो उसके साथ रह सकती है। इसके बाद अंजू ने सुशील के साथ उसके फ्लैट पर आकर रहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए और फिर दोनों ने जल्द ही एक दूसरे को लिव इन पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में अंजू से किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से अनबन होने के कारण सुशील वाले रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन इस नौकरी को छोड़ने के बाद अंजू ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। ये कंपनी लेट नाइट पार्टियों में लेडीज वेटर और वेलकम गर्ल मुहैया कराने का काम करती थी और यह नौकरी अंजू को बहुत पसंद आई। फिर कुछ दिनों बाद सुशील ने अपना साकेत वाला फ्लैट छोड़ दिया और वो अमर कॉलोनी इलाके में दिलीप साहब के यहाँ आकर रहने लगा। अंजू भी सुशील के साथ आकर इसी फ्लैट में आकर रहने लगी। जब दिलीप साहब ने सुशील से अंजू के बारे में पूछा था तो सुशील ने अंजू को अपनी पत्नी बताया था। क्योंकि आजकल लड़के लड़कियों का लिव इन रिलेशन में एक साथ रहना कोई नई बात नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अंजू से यह जरूर पूछा कि सुशील के परिवार में और कौन कौन है। अंजू ने सिर्फ इतना ही बताया कि 15 साल पहले जब सुशील नेपाल से दिल्ली आया था वो उसके बाद से आज तक वापस अपने घर नहीं गया था। और अंजू ने जब सुशील से उसके परिवार वालों के बारे में पूछा था तो उसने यही बताया था कि उसकी मां हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और उसके पिता की मौत हो चुकी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुशील की मां कहाँ रहती है इस बारे में सुशील ने कभी कुछ नहीं बताया था। और फिर सुशील से जुड़ी सभी जानकारी जुटाने के बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने अब अंजू से वो सवाल पूछने शुरू किए जो बार बार उनके मन में उभर रहे थे। इंस्पेक्टर गुंजन ने सवाल किया कि मिस अंजू, अच्छा ये बताएं आप अचानक 9 तारीख की रात को अपनी सहेली से मिलने क्यों चली गई थी? अंजू ने जवाब दिया कि सर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बुरे समय में कई सहेलियों ने मेरी मदद की थी और मेरी एक सहेली मीना ग्रेटर नोएडा की अल्फा सेक्टर में रहती है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसकी तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रही थी, लेकिन जब कल शाम को उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो उसने मुझे देखभाल करने के लिए बुलाया था और मैं इनकार नहीं कर पाई। फिर मैं करीब रात के 10 बजे मेट्रो पकड़कर उसके पास चली गई। लेकिन जब मैं घर से निकली थी तो उस समय सुशील बिल्कुल ठीक ठाक था और जाने से पहले मैं उसके लिए खाना बना कर गई थी और जाने से पहले मैंने उसे ये भी बताया था कि मैं आज दोपहर तक वापस आऊंगी। फिर जब मैं यहाँ वापस पहुंची तो देखा कि सुशील की किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी है। इसके बाद इंस्पेक्टर अनंत कुमार ने अगला सवाल किया कि अंजू जी, आप अपनी दोस्त का नाम, पता और फोन नंबर दीजिए, हमें उससे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। इसके बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने उसी दिन अंजू की शिकायत पर अनजान लोगों के खिलाफ अमर कॉलोनी थाने में धारा 302 और 294 लगाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद इस केस की जांच के लिए एसीपी गोविंद शर्मा ने इंस्पेक्टर गुंजन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह RS डागर, SI जगदीश, हेड कांस्टेबल राजेश राय, अजय और सज्जन भी इस टीम में शामिल थे। सबसे पहले इस टीम ने दिलीप साहब के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी व्यक्ति सड़क पर उतरने वाले जीने से तीसरी मंजिल पर गया होगा वो किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा।
लेकिन शायद ये पुलिस का दुर्भाग्य ही था कि उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगे थे या तो वो खराब हो गए थे या फिर वो उस समय काम नहीं कर रहे थे। यानी जांच के लिए उठाए गए पहले ही कदम पर पुलिस के हाथ निराशा ही लगी थी। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अनंत गुंजन एक बात तो स्पष्ट तौर पर समझ गए थे कि जिसने भी सुशील पटेल की हत्या की है उसका मकसद केवल सुशील की हत्या करना ही था, क्योंकि घर में किसी भी तरह की कोई भी लूटपाट नहीं हुई थी। इधर सुशील की पीएम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सुशील की हत्या सुबह 4 बजे से 5 के बीच हुई थी और इसका मतलब था कातिल जो भी था सुशील उसे जानता था, क्योंकि रात के समय में किसी जानने वाले के लिए ही दरवाजा खोला जा सकता है और इसीलिए घर में ना तो जबरन घुसने और ना ही लूटपाट के कोई निशान थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुशील पटेल का मोबाइल भी उसके शव के पास से ही बरामद हुआ था, जिससे पुलिस को लगा कि शायद सुशील का किसी से कोई लेन देन का विवाद चल रहा हो या फिर कोई ऐसी दुश्मनी हो जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी, जब पुलिस ने अंजू से इस बारे में पूछताछ की तो उसने सुशील की किसी के साथ दुश्मनी या लेन देन के विवाद से साफ इनकार कर दिया और अब अंजू ही एकमात्र ऐसी शख्स थी जो सुशील के जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब थी। और फिर घटना वाली रात को भी अंजू का घर से अपनी सहेली के घर चले जाना इंस्पेक्टर गुंजन को कुछ खटक रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। एक टीम को उन्होंने सुशील पटेल और अंजू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने पर लगा दिया और दूसरी टीम के द्वारा उन्होंने ग्रेटर नोएडा से अंजू की सहेली मीना को अमर कॉलोनी थाने में बुलाया। इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने मीना से उसके घर पर 9 सितंबर को अंजू के आने के बारे में कुछ सवाल पूछे तो मीना ने यही बताया कि उसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। मीना ने बताया कि उस दिन दोपहर के बाद से ही उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी और क्योंकि अंजू उसकी करीबी दोस्त है तो इसलिए उसने अपनी देखभाल के लिए अंजू को अपने पास आने के लिए कहा था। मीना से की गई पूछताछ में पुलिस को अंजू के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे उस पर कोई शक किया जा सके। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके कारण पुलिस अंजू पर शक कर रही थी, क्योंकि अंजू ने पुलिस को बताया था कि वो करीब 9:30 बजे से करीब 10 बजे के बीच अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन जब पुलिस ने अंजू के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई थी तो उसमें अंजू के मोबाइल की लोकेशन रात के करीब 11:30 बजे तक वो अमर कॉलोनी में अपने मकान पर ही मौजूद थी। इंस्पेक्टर गुंजन ने अंजू से जब इसके बारे में सवाल किया तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसने इंस्पेक्टर गुंजन को रात 12 बजे से लेकर सुबह के करीब 4 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग पर हुई बातचीत पर कुछ ऐसे सबूत दिखाए कि इंस्पेक्टर गुंजन को अंजू पर अपने शक की बुनियाद खिसकती नजर आने लगी थी। और फिर पुलिस की एक टीम को इंस्पेक्टर गुंजन ने दत्ता साहब के मकान की पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदारों से पूछताछ करने को कहा, लेकिन उन लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि सबने यही बताया था कि सुशील और अंजू के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लोगों ने बताया कि उन दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा या एक दूसरे को नाराज होते हुए नहीं देखा था। यानी अब अगर अंजू के घर से निकलने के समय को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे अंजू पर शक किया जा सकता था। लेकिन पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि जब तक शक का कांटा पूरी तरह से ना निकल जाए तब तक तलाश जारी रखो। इंस्पेक्टर गुंजन ने अंजू को छोड़कर अब सारा ध्यान उसके मोबाइल की सीबीआर पर लगा दिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा ने अंजू के पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो उसमें 3 ऐसे नंबर मिले जिन पर पिछले कुछ दिनों से अंजू की दिन में भी और रात में भी कई बार बात होती थी और इन नंबरों पर काफी लंबी लंबी बातें होती थी। और जब अंजू से इन नंबरों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें एक नंबर तो उसके भाई विनय छेत्री, दूसरा नंबर उसके जीजा राजू छेत्री और तीसरा उसकी बहन विन्नू का है। अंजू ने बताया कि उसकी बहन और पिता इन दिनों बहुत बीमार है और दार्जिलिंग जाकर तो वो उनसे मिल नहीं सकती, इसलिए वो इन दिनों दिन में कई बार उनसे फोन पर बातचीत कर अपने परिवार का हाल पूछती रहती है।
अंजू ने बताया जिस रात वो अपनी सहेली मीना के घर गई थी उस दिन शाम को भी उसने अपने भाई, जीजा और बहन से फोन पर बात की थी। पूछताछ करने पर अंजू ने ये भी बताया कि उसका भाई और जीजा नेपाल की कोलिंगपुंग में ही है। लेकिन न जाने क्यों इंस्पेक्टर अनंत गुंजन का शक अंजू पर से हट नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा से कहकर अंजू के भाई विनय, जीजा राजू और बहन विन्नू के मोबाइल की सीडीआर डिटेल्स निकलवाई। सीडीआर रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस टीम ने उस रिपोर्ट की जांच की तो सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि राजू और विनय छेत्री के मोबाइल की लोकेशन वारदात वाली रात को दिल्ली में ही थी। इसके अलावा देर रात तक अपनी बहन विन्नू से अंजू की भी फोन पर कई बार बात हुई थी और सबसे अजीब बात यह थी कि विन्नू की जितनी बार भी अंजू से बात हुई उतनी ही बार विन्नू ने कभी अपने भाई विनय तो कभी अपने पति राजू को फोन किया था। और खास बात यह थी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन सुशील पटेल के घर पर ही थी। अंजू के साथ इन तीनों लोगों की मोबाइल कॉल डिटेल्स सामने आने के बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन की इस मामले में दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इस तरह से सबूत तो पुलिस के हाथ लग चुका था, लेकिन अब कड़ियों को जोड़ना बाकी था और इंस्पेक्टर अनंत गुंजन समझ गए थे कि सुशील की हत्या में राजू और विनय छेत्री का ही हाथ है। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर गुंजन ने अंजू को ये शक नहीं होने दिया कि उन्हें राजू और विनय की हकीकत के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने बातों ही बातों में अंजू से कालिंगपुंग में स्थित उन दोनों के घर का एड्रेस भी ले लिया। उसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम तुरंत दार्जिलिंग रवाना कर दी गई और फिर 13 सितंबर की शाम को सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा ने अंजू के भाई विनय छेत्री और राजू छेत्री को अरेस्ट कर लिया। फिर 15 सितंबर की सुबह पुलिस टीम उन्हें लेकर दिल्ली पहुंच गई और जब उन दोनों से दिल्ली लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही सुशील की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया और फिर उनसे पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ में उन दोनों ने जो खुलासा किया उसके आधार पर पुलिस ने अंजू छेत्री को भी अरेस्ट कर लिया। फिर उन तीनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने सुशील पटेल की हत्या की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। लेकिन अब सवाल ये है कि उन तीनों ने सुशील की हत्या क्यों की थी। ये जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बन रहे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूले और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सावधान रह सके। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल दार्जिलिंग में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में अंजू का जन्म हुआ था। उसके माता पिता के 5 बच्चे थे और अंजू से 2 बड़ी बहनें और एक भाई है, यानी अंजू चौथे नंबर पर है और एक भाई उससे छोटा है। दोनों बड़ी बहन और भाई की शादी हो चुकी है, जबकि छोटा भाई अभी कुंवारा है। उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो अपनी किसी भी औलाद को ज्यादा पढ़ाते, इसलिए जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उन सभी बहन भाई ने अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी का कोई काम तलाश कर लिया और फिर 2014 में अंजू के माता पिता ने दिल्ली में रहने वाले दीपू से अंजू की शादी कर दी। दीपू मूल रूप से नेपाल का ही रहने वाला था। जिस समय अंजू की दीपू से शादी हुई थी उस समय वो ठीक ठाक कमाता था, लेकिन उनकी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि अचानक दीपू की नौकरी चली गई। इसके बाद वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। हालांकि उसे 1-2 जगह चौकीदारी का काम भी मिला, लेकिन इससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था और यही कारण था कि एक बेटी होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके चलते उन दोनों में झगड़े होने लगे। अंजू घर के खर्चों के लिए परेशान रहने लगी थी और जब वो दीपू से घर के राशन के लिए पैसे मांगती थी तो दीपू बस लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था और फिर दीपू की दोस्ती साकेत में रहने वाले कुछ ऐसे लड़कों से हो गई थी जिनकी संगत में रहकर वो आए दिन शराब पीने लगा और इस बात पर अंजू की उससे अक्सर लड़ाई होती थी। और जब ये झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो एक दिन अंजू अपनी बेटी को दीपू के पास ही छोड़कर दार्जिलिंग चली गई और जब अंजू ने
अपने परिवार वालों को सारी बात बताई तो उन्होंने ये फैसला किया कि दीपू में परिवार पालने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अब अंजू उसके पास वापस नहीं जाएगी। उसके बाद अंजू करीब 1.5 साल तक अपने माता पिता के पास ही रही, लेकिन उसके माता पिता की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो अंजू को घर में बैठा कर खिलाते रहते, और अंजू भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए अपने परिवार का सहारा बनने के लिए उसने कुछ दिन तो आसपास के होटल और ढाबों पर काम किया, लेकिन दार्जिलिंग में उसे ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सके, और यही कारण था कि अंजू 1.5 साल बाद फिर से दिल्ली आ गई। दिल्ली में वो अपनी कई सहेलियों के साथ रहते हुए काम की तलाश करती रही। इसी बीच उसे साकेत के एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट में वेटर का काम मिल गया, जहां उसकी मुलाकात सुशील से हुई। सुशील की शादी नहीं हुई थी और वो अकेला ही रहता था, क्योंकि सुशील नेपाल का रहने वाला था और अंजू भी नेपाल की ही थी, इसलिए उन दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई थी। और सुशील अंजू के पहले पति दीपू से ज्यादा हैंडसम नौजवान लड़का था और उसकी आदतें भी बहुत अच्छी थी, इसलिए जल्दी ही अंजू का सुशील के साथ लगाव बढ़ गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद अंजू सुशील के ही साथ उसके ही फ्लैट पर रहने लगी और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। हालांकि कुछ समय के बाद अंजू ने उस रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद अंजू एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी में काम करने लगी थी। इसी दौरान अंजू की दोस्ती कई लड़कों से हो गई, जो उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे, और फिर अंजू ने सुशील से साफ कह दिया था कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, यानी अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन सुशील अंजू को दिलो जान से प्यार करने लगा था और वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अंजू अब सुशील से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि सुशील से अंजू का लगाव हर दिन कम होता जा रहा था। लेकिन सुशील उसे अपने साथ जबरन रखने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से सुशील के प्रति अंजू के दिल में नफरत और गुस्सा बढ़ने लगा था। और फिर एक दिन अंजू ने अपने भाई विनय छेत्री को बताया कि वो दिल्ली में अपने दोस्त के साथ रहती है, लेकिन अब वो लड़का उसे जबरन अपने साथ रखना चाहता है। अंजू ने अपने भाई से कहा कि किसी तरह से मेरा उससे पीछा छुड़ाओ। उसके बाद विनय ने अपने जीजा राजू छेत्री से जब इसके बारे में बात की तो उसने इस मामले का उपाय ये बताया कि उस लड़के को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। उसके बाद विनय और राजू की अंजू से लगातार बात होने लगी। अंजू उन दोनों को लगातार यही बताती रही कि उसका दोस्त सुशील उसे बहुत परेशान कर रहा है। आखिर विनय और राजू ने ये तय कर लिया कि दोनों दिल्ली जाकर सुशील को जान से मार देंगे। इसलिए उन्होंने अंजू के साथ बातचीत करके एक प्लान बनाया, और फिर उसी प्लान के तहत अंजू ने एक दिन बाजार से मीट काटने वाला चॉपर खरीदकर अपने घर में लाकर रख दिया। इसके बाद अंजू ने अपने भाई को दिल्ली आने के लिए पेटीएम के जरिए 5,000 रुपए भी भेज दिए, और फिर 7 सितंबर को विनय और राजू ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। 9 सितंबर की शाम तक वो दोनों पहाड़गंज के सस्ते से होटल में कमरा लेकर रहे और उन दोनों ने दिल्ली में इधर उधर घूमकर अपना समय बिताया। इसी बीच एक दिन समय निकालकर अंजू उनसे मिलने पहुंची और उन दोनों को अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में बताया। फिर उसी प्लानिंग के अनुसार 9 सितंबर की रात को करीब 10 बजे विनय और राजू अपने बैग लेकर अमर कॉलोनी में पहुंच गए। फिर उन्होंने फोन करके अंजू को एक जगह पर बुलाया, जिसके बाद अंजू उन दोनों को साथ लेकर अपने फ्लैट पर पहुंची और फिर उसने सुशील से राजू और विनय का परिचय अपने रिश्तेदारों के रूप में कराया। इधर उसने अपने भाई और जीजा से ये बताया कि सुशील उसका दोस्त है। फिर अंजू ने सुशील से कहा कि आज की रात उसके दोनों रिश्तेदार उनके फ्लैट पर ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही वो दोनों चले जाएंगे। क्योंकि अंजू ने उन दोनों को अपने रिश्तेदार बताया था और सुशील अंजू को अपनी पत्नी की तरह ही मानने लगा था, इसलिए सुशील ने उनके वहां रुकने पर कोई एतराज नहीं किया। और अंजू को पता था कि विनय और राजू उनके फ्लैट पर आने वाले हैं, इसलिए उसने पहले ही रात का खाना थोड़ा ज्यादा बनाया था।
फिर उसने चारों के लिए खाना लगाया और सबने एक साथ खाना खाया। उसके बाद अंजू अपनी सहेली मीना के पास जाने के लिए घर से निकल गई और उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। घर से जाने के बाद अंजू रात को आखिरी मेट्रो पकड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंची और वहां पहुंचकर ऑटो के जरिए रात के करीब 1 बजे वो मीना के फ्लैट पर पहुंच गई। मीना के घर जाने के बाद वो रात 4 बजे तक सुशील के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करती रही और इसी दौरान बीच बीच में वो अपनी बहन विन्नू से भी बात करती रही, क्योंकि उनके बीच ये तय हुआ था कि जिस समय अंजू अपने फ्लैट से निकल जाएगी तो उसके बाद विनय और राजू उससे बात नहीं करेंगे, बल्कि अंजू पहले अपनी बहन विन्नू से बात करके उसे बताएगी कि वो अपनी सहेली के घर पहुंच गई है या नहीं। हालांकि विन्नू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। वो तो बस अंजू के कहने पर राजू को फोन करके वैसा ही बोलती रही जैसा बोलने के लिए अनीता उससे कहती रही और सारी रात यही सब चलता रहा। लेकिन इधर सुशील अंजू के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करते करते थक गया था और उसे नींद आने लगी थी, इसीलिए उसने अपना फोन बंद कर दिया और वो सो गया। इसी बीच विनय और राजू सोने का नाटक करते रहे और जब दोनों को यकीन हो गया कि सुशील अब गहरी नींद में सो गया है तो वो दोनों रसोई में गए और वहां से मीट काटने वाला चॉपर निकाल कर लाए जहां अनीता उसे छुपा कर गई थी और विनय को उस चॉपर के बारे में बता कर गई थी, क्योंकि अब सुशील तो गहरी नींद में सोया हुआ था। इसलिए विनय और राजू को उसकी हत्या करने में ज्यादा समय नहीं लगा और न ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ी और फिर उन्होंने चॉपर से सीधा सुशील का गला काट दिया। फिर जब विनय और राजू को यकीन हो गया कि अब सुशील मर चुका है तो उन्होंने अपने बैग में से दूसरे कपड़े निकाल कर पहना और खून लगे कपड़ों को उन्होंने अपने बैग में रख लिया। फिर उन्होंने खून से सने चॉपर को भी सुशील के कपड़ों से साफ किया और उसे भी अपने बैग में रख लिया और अब विनय और राजू किसी की नजर में आए बगैर फ्लैट से निकल जाना चाहते थे और फिर करीब 5 बजे वो दोनों अपना सामान लेकर कमरे का दरवाजा बंद करके जीने से उतरकर जल्दी से सड़क पर आ गए। फिर उन्होंने थोड़ी दूर आगे चलकर आनंद विहार ISBT जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया और करीब 6 बजे वो दोनों आनंद विहार पहुंच गए और इसी बीच रिंग रोड पर विजय ने पेशाब करने के बहाने एक जगह ऑटो को रुकवाया और झाड़ियों के पीछे जाकर उसने अपने बैग में रखा हुआ वो चॉपर फेंक दिया, जिससे उन्होंने सुशील की गला रेत कर हत्या की थी। और इस तरह से अंजू ने अपने प्रेमी सुशील की हत्या कराने के लिए साजिश तो बड़ी अच्छी रची थी, लेकिन उसने कई छोटी छोटी गलतियां कर दी और जिसकी वजह से आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में आ गई, क्योंकि अंजू को इस बात का पता ही नहीं था कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन से इंसान की समय अनुसार उपस्थिति का पता लगा लेती है। और क्योंकि अंजू ने अपने शुरुआती बयान में पुलिस को यही बताया था कि वो 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में वो अपनी सहेली के घर पहुंच गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन को 11:30 बजे भी सुशील के फ्लैट पर ही पाया तो अंजू शक के घेरे में आ गई। इसके बाद पुलिस ने अंजू, विनय और राजू से पूछताछ के बाद खून से सने कपड़े और रिंग रोड पर फेंका गया वो चॉपर भी बरामद कर लिया गया था, जिससे सुशील की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में अंजू की सहेली मीना और उसकी बहन विन्नू को इस हत्या की साजिश के बारे में कोई भनक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को रिहा कर दिया। इसके बाद हत्या के तीनों आरोपियों अंजू, विनय और राजू को न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।